नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके जो हिंदी पेडागॉजी पेपर 1 के आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके हिंदी पेडागॉजी के। ये आपका 2 फरवरी 2023 का पेपर रहेगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका है, भाषा की कक्षा में अध्यापक को खुले अंत वाले निर्देशों का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अभिव्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि वह यानी जो आप शिक्षक जो है उसे एक भाषा की कक्षा में जो है बच्चों को क्या है खुले अंत वाले निर्देश यानी खुले अंत वाले निर्देश क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका, यहाँ पे आपका कि खुले अंत वाले निर्देश दिए जाते हैं। खुले अंत वाले निर्देश का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अभिव्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है। खुले अंत वाले निर्देश यानी जहाँ पे बच्चा जो है वह एक से ज़्यादा उत्तर निकालता है। खुले अंत वाले, आपको मैं बता देता हूँ कि जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं उसमें बच्चा जो है वह क्या होता है एक से ज़्यादा उत्तर दे सकता है। तो ऐसे क्यों देता है आपको शिक्षक, और उनको यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों को अभिव्यक्त करने की अनुमति देता है क्योंकि अध्यापक को बोलने का अधिकार देती है। यानी यह इसलिए होता है कि अध्यापक को बोलने का अधिकार देती है, शिक्षार्थियों और अध्यापक को बोलने की स्वायत्ता देती है, यानी दोनों को बोलने की स्वायत्ता देती है, शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करने में सक्षम बनाती है। ठीक है। और चौथा कह रहा है कि अध्यापकों को शिक्षार्थियों का आकलन करने में मदद करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक जो है वह अपने विद्यार्थियों को उनको अभिव्यक्त करने की एक जो है अनुमति देता है। तो इससे क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान और अपने अनुभवों में वृद्धि करने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल, ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो होता है, शिक्षार्थी जो होता है, वह अपने ज्ञान और अनुभव में वृद्धि कर सकता है। इसलिए शिक्षार्थी उन्हें क्या है अनुमति देता है, उन्हें अभिव्यक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, भाषा अधिगम के संदर्भ में रचनावादी उपागम में शामिल है। यानी रचनावादी उपागम, भाषा के जो आपका रचनावादी उपागम है उसमें क्या शामिल है। एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में ड्रिल। ड्रिल आपका गलत होता है। ड्रिल यानी अभ्यास कराना बच्चों से, तो ये तो आपका गलत हो जाता है। ड्रिल आपका जो होता है इसका मतलब होता है हम बार बार अभ्यास करा रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आदत का निर्माण कराना, अन्वेषण आधारित अधिगम पर होता है, या फिर व्याकरण के नियमों का अभ्यास कराना। और जहाँ पे भी व्याकरण के नियम आ जाते हैं ये आपका गलत हो जाता है कि हमें बच्चों को जो है भाषा की कक्षा में व्याकरण के नियम नहीं बताना है। तो आपका दूसरा कह रहा है कि आदत का निर्माण करना या फिर अन्वेषण आधारित अधिगम करवाना। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा कि एक रचनावादी जो आपकी कक्षा होती है वहाँ पे बच्चा क्या है अन्वेषण आधारित अधिगम करता है। तो ऑप्शन ऑप्शन जो आपका थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, भाषा आकलन का उद्देश्य क्या मापन करना है। प्रत्येक शिक्षार्थियों ने अपने सहपाठी की तुलना में कितने सीखा है। यानी कि कंपटीशन कराना, कि बच्चों में क्या है तुलना करानी कि उसके सहपाठी ने कितना सीखा। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की समग्र या योगात्मक उपलब्धि, योगात्मक उपलब्धि आपका गलत होता है। योगात्मक आकलन आपका गलत होता है। यानी जो आप अंत में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, योगात्मक आकलन बोलते हैं। जैसे आपके एनुअल एग्जाम हो गया, ये क्या होता है आपका योगात्मक आकलन में आता है। तो ये गलत होता है क्योंकि इसमें जो है बच्चों की कमियों का हमें क्या है पता नहीं लगता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि हम क्या है मापन के द्वारा, भाषा आकलन के द्वारा जो है वह क्या है शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि को हम जान सकते हैं। या फिर कह रहा है कि शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में से आपका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता, यानी उन्होंने अभी तक क्या सीखा है उसको आपका आकलन करने के लिए हम जो है भाषा का आकलन करते हैं। ठीक है, एक भाषा की कक्षा में। अनुमान लगाना पठन बोध की युक्ति है जिसमें, यानी आपसे पूछा गया है कि अनुमान, जब आप अनुमान लगाते हो तो वह पठन में आता है आपका। तो आपका क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। पाठक अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए पहले से ज्ञान लेते हैं कि पाठ्य सामग्री में आए अब क्या आने वाला है।
यानी यहाँ पे बोला गया है कि पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए वह ये जान लेते हैं कि अब क्या आने वाला है इसके बाद, तो ये अनुमान लगाना है होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। पाठकों ने क्या पूर्वानुमान लगाया था, उसका सत्यापन करने के लिए पाठकों को पठन बीच में रोकने और नोट करने की संभावना होती है। ये आपका अनुमान लगाना होता है, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पाठक पाठ्य सामग्री से मिले संकेत के आधार पर पूर्व अनुमान करते हैं कि आगे क्या आने वाला है। बिल्कुल सही, ये आपका सही कह रहा है कि अनुमान लगाना क्या होता है कि जो आपका पढ़ रहा है पाठक जो है वह पाठ्य सामग्री से मिले हुए संकेतों के आधार पर जो है वह क्या है पूर्व अनुमान लगा रहा है। ठीक है, एक अनुमान लगा रहा है। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया था अनुमान लगाना क्या होता है आपका पढ़ने से रिलेटेड पठन बोध में। ठीक है, चौथा कह रहा है कि प्रदर्शित होता है कि पाठक पाठ्य सामग्री को पढ़ते हुए समझ बना पा रहे हैं या नहीं। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि समझ बना पा रहे हैं या नहीं, ये तो आपका आकलन में हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि पाठक पाठ्य सामग्री से मिले संकेत के आधार पर पूर्व अनुमान करते हैं कि आगे क्या आने वाला है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित भाषा प्रयोग का उदाहरण नहीं है, यानी आपको क्या है गलत ढूंढना है। मिश्रित भाषा प्रयोग का उदाहरण नहीं है आपसे पूछा गया है। बच्चे प्रथम भाषा में बात करते हैं और अध्यापक द्वितीय भाषा में उत्तर देते हैं। यहाँ पूछो भाषा प्रयोग, मिश्रित भाषा प्रयोग का उदाहरण नहीं है, तो बच्चे प्रथम भाषा में बात करते हैं और अध्यापक द्वितीय भाषा में उत्तर देते हैं, तो ये आपका मिश्रित भाषा का उदाहरण है, ये तो आपका सही है। बच्चे द्वितीय भाषा में बात करते हैं और अध्यापक प्रथम भाषा में उत्तर देते हैं, बिल्कुल सही। ये इसमें भी क्या है आपका दोनों भाषा की यूज हो रही है, जो आपकी प्रथम भाषा भी है और जो आपकी द्वितीय भाषा भी है। अध्यापक द्वितीय भाषा में बात करते हैं और बच्चे द्वितीय भाषा में उत्तर देते हैं, तो ये मिश्रित भाषा का नहीं हो जाएगा, क्योंकि मिश्रित भाषा में मैंने आपको बोला मिश्रित भाषा में क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वह क्या है द्वितीय भाषा यानी जो आपकी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है और बच्चे भी क्या है दूसरी लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी उनकी लैंग्वेज एक ही हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा वो मिश्रित भाषा का जो है उदाहरण नहीं हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यहाँ पे। चौथा कह रहा है कि बच्चे कभी प्रथम भाषा तो कभी द्वितीय भाषा में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है प्रथम भाषा में भी बात कर रहे हैं और द्वितीय भाषा में बात कर रहे हैं, इसका मतलब मिश्रित भाषा हो गई, तो ये भी आपका सही है। हमें क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित भाषा प्रयोग का उदाहरण नहीं है, यानी आपको क्या है गलत ढूंढना था, तो हमारा गलत कौन सा है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा और यही आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा कि अध्यापक द्वितीय भाषा में बात करते हैं और बच्चे क्या है प्रथम द्वितीय भाषा में उत्तर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रित भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो चलिए अब अगला देखते हैं आपका। लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखने के रूप में जाना जा सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखने के रूप में जाना जा सकता है। लेखन का उत्पाद दिगम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, श्रुतलेख या फिर सारांशीकरण। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो श्रुतलेख होता है यानी सुनकर लिखना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सारांश भी आपका गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा में आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे पूछा गया है कि लिखने के द्वारा लिखना, लिखने के द्वारा लिखना यानी ये किससे रिलेटेड है आपका, ये है आपका लेखन का प्रक्रिया उपागम से, कि लेखन का प्रक्रिया उपागम यानी आप लेखन जो कर रहे हैं वह किस प्रकार से कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया का उपागम है ये कि लिखने के द्वारा लिखना। तो ऑप्शन जो है आपका दूसरा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में जो आपका पद्य होता है वह क्या करता है आपका, का पठन बिल्कुल उस तरीके से किया जाना चाहिए जैसे कि गद्य पढ़ा जाता है, यानी आपको पद्य उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जैसे कि आप गद्य को पढ़ते हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। पढ़ाने से पहले कवि का विस्तृत परिचय देना चाहिए, यानी जब आप पद्य पढ़ रहे हो तो आप जो है जो कवि होता है उसका क्या है विस्तृत परिचय देना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। का पठन समझ, सराहना, बोध और आनंद के लिए होना चाहिए। जो आपका पद्य होता है वह बच्चों के क्या है समझ में आना चाहिए, उनकी पठन समझ को बढ़ावा देना चाहिए, सराहना बोध करना चाहिए, उनका आनंद भी आना चाहिए बच्चों को, ये आपका सही है। का पठन मुख्यतः कविता और कवि के बारे में है, ये गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे आपका जो पद्य जो आपके कविता होती है वह उसका क्या हो जाएगा वह बच्चों के समझने के लिए है,
बच्चों के बोध के लिए है, और उस कविता में जो है, जो पद्य है, उसमें बच्चों को क्या है, आनंद भी आना चाहिए। तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बच्चों के लिए मुद्रित समित परिवेश बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो आपका मुद्रित समृद्ध परिवेश जो होता है वह बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, यहाँ पे पूछा गया है। सहपाठी आकलन में मदद मिलती है, यानी इससे जो है बच्चों को क्या है, आकलन, सहपाठी आकलन में मदद मिलती है। दूसरा कह रहे हैं कि कक्षा में चर्चा करने के लिए मदद मिलती है। तीसरा कह रहा है कि बोध के साथ पठन के लिए स्व अभिप्रेरणा मिलती है। चौथा कह रहा है कि कक्षा आकर्षक और रंग बिरंगी लगती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपके मुद्रित समृद्ध परिवेश होता है, यानी जैसे आपके जो चार्ट हो गए, या आपकी कुछ ड्राइंग वगैरह हो गई, पेंटिंग वगैरह हो गई, वह क्यों आवश्यक है बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बोध जो है, बोध के साथ पठन के लिए स्व अभिप्रेरणा मिलती है, यानी उससे बच्चे खुद सीखते हैं। सपोज हमने एक पेंटिंग बना दी आपकी, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा कि कुछ आपकी पेंटिंग बनी रहती हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपकी जो है कुछ लिखा रहता है, यानी कुछ अच्छे नोट्स लिखे रहते हैं। तो उसके द्वारा क्या है, बच्चों को क्या है, अंदर ही से अंदर क्या उनको क्या मिलती है, स्व अभिप्रेरणा मिलती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, पाठ्य पुस्तकों में आकलन के दौरान और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री में औपचारिक रूप से प्रयोग की जा रही भाषा क्या है। आपसे पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक में और आकलन के दौरान या फिर अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री औपचारिक रूप से प्रयोग की जा रही भाषा क्या है। पाठ्य पुस्तक की भाषा है, बच्चों की भाषा का माध्यम है, निर्देश का माध्यम है, या फिर राज्य या फिर क्षेत्रीय भाषा है आपकी। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो आकलन के दौरान आप जो भाषा प्रयोग करते हो, वह कौन सी भाषा है। तो उसमें क्या है, आप आकलन जो है इसमें मतलब लगभग क्या है, अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री के औपचारिक रूप से, यानी जहाँ पे भी आ जाएगा औपचारिक रूप से, यानी आपका फॉर्मेलिटी कर रहे हो, औपचारिक रूप से कर रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका तीसरा सही हो जाएगा कि निर्देश का माध्यम इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वह विधि कौन सी है जो भाषा और शारीरिक गतियों के समन्वय पर आधारित है। तो ये हो जाएगा आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया, जिसको जिसको हम बोलते हैं आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। आपका इंग्लिश पैडागोजी में आपका काम आएगा कि जहाँ पे कि क्या है, हम भाषा तो सिखाते हैं बच्चों को, उसके साथ साथ हम जो है शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, यानी सपोज एक भाषा का शिक्षक है, वह बच्चों को क्या है, पोयम पढ़ा रहा है। सपोज एक शेर के बारे में आ रहा है, शेर के बारे में पढ़ा रहा है, और उस कहानी के दौरान उसने क्या करा, शेर के जैसे उसने पंजे दिखाए बच्चों को, यानी और शेर की आवाज़ निकाली। तो इस हिसाब से इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समग्र भौतिक परिवेश, जिसमें कि आपका फिजिकल एक्टिविटी के साथ आप बच्चों को पढ़ाते हो अपनी भाषा की कक्षा में, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसका आपका आंसर दूसरा आपका सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि लघु कहानी पढ़ाते समय पठन के दौरान की गतिविधि होगी। ठीक है, लघु कहानी जब आप पढ़ाते हो तो उस समय जो है पठन के दौरान की गतिविधि होगी। शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में पूर्व अनुमानों पर चर्चा करते हैं, यानी जो आप अगर आप जो है एक कहानी पढ़ा रहे हो, छोटी कहानी पढ़ा, लघु कहानी पढ़ा रहे हो, तो शिक्षार्थी जो है वो क्या है, आपका जो है पूर्व अनुमान पर चर्चा करेंगे। शिक्षार्थी दो दो के टुकड़े में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है, आपके जो है लघु कहानी में क्या होता है कि शिक्षार्थी जो है वह दो दो के जोड़े में कार्य करते हैं और एक दूसरे को क्या है, उस कहानी को सुनते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी कवि की जीवनी पर चर्चा करते हैं। चौथा कह रहे हैं कि अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लघु कहानी में क्या करते हो कि आप शिक्षार्थियों को जो है दो दो के जोड़े में कार्य देते हो और एक दूसरे को पढ़ाकर सुनाते हैं। इसमें बच्चे लघु कहानी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दूसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है, यानी आपको क्या है, नेगेटिव ढूंढना है। एनईपी 2020 का आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में पढ़ाना चाहिए। तो ये तो आपका गलत है, तो पहले ऑप्शन आपका गलत हो गया।
इस ये कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को जो है विद्यालय की भाषा में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल गलत। आपका एनईपी 2020 या फिर आपका जो राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा जो है आपका एनसीएफ जो है आपका, और ये आपका 2005 जो आपका एनसीएफ है, वो भी क्या कहता है, बच्चों को हमें क्या है कि मातृभाषा से शुरुआत करनी चाहिए, यानी उनको मातृभाषा का प्रयोग करके उनको दूसरी भाषा सिखानी है। तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको दिखना ही नहीं है, क्योंकि पहले ही आपको जो है गलत मिल गया, और हमें क्या है गलत ढूंढना था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पठन और लेखन कौशल का विकास भाषा की कक्षा में ही सुधारा जा सकता है, साथ साथ होता है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, पृथक पृथक होता है। तो जो आपका पढ़ना और लिखना जो है यह क्या है, एक साथ साथ अंतःक्रिया से होता है आपकी ये प्रक्रिया, तो साथ साथ होता है, यानी ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, निष्क्रिय शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है आपका? निष्क्रिय शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? वे शब्द जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब उन्हें सुनते और पढ़ते हैं। या फिर दूसरा कह रहा है कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम अक्सर दूसरे शब्दों के साथ करते हैं। तीसरा कह रहा है कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम लिखते समय करते हैं। चौथा कह रहा है कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम बोलते समय करते हैं। तो आपका निष्क्रिय शब्द संपदा आपके वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब उन्हें हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, बाकी टाइम उनका प्रयोग नहीं होता है। उन्हें सपोज हमने कोई शब्द सुना, उसी टाइम हमने उसे क्या है पढ़ दिया, या फिर सुनते हैं उस टाइम सुन दिया और फिर क्या है पढ़ दिया उसी टाइम। तो ये क्या हो जाता है, जिनका हम प्रयोग तब करते हैं जब हम उन्हें सुनते हैं और पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं आपका निष्क्रिय शब्द संपदा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण की कौन सी युक्ति बुनियादी स्तर पर सर्वाधिक रूप से प्रभावशाली है? कि भाषा शिक्षण की कौन सी युक्ति बुनियादी स्तर पर सर्वाधिक रूप से प्रभावशाली है? निर्धारित पाठ्यपुस्तक से वर्णमाला और पाठ सीखने से शुरुआत करना, कि आपको जो है जब आप भाषा की कक्षा में बच्चों को सबसे पहले क्या है वर्णमाला और पाठ सिखाओगे, गलत हो जाएगा। बच्चों के बोध के स्तर पर सरल मौखिक और लिखित ड्रिल करना, यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चों के बोध के स्तर पर सरल मौखिक और लिखित ड्रिल करना। तीसरा कह रहा है कि भय और तनाव मुक्त अधिगम परिवेश में लक्ष्य भाषा के अवसर देना। चौथा कह रहा है कि मातृभाषा के किसी भी शब्द का प्रयोग किए बिना लक्ष्य भाषा में बोलने पर बल देना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है चौथा कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला और चौथा आपका कट गया। और दूसरा कह रहा है कि बच्चों के बोध के स्तर पर सरल मौखिक और लिखित ड्रिल कराना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि भय और तनाव मुक्त अधिगम परिवेश में लक्ष्य भाषा के अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि बुनियादी स्तर पर, यानी आपका बच्चा जो है अभी शुरुआती स्तर पर है आपकी भाषा की कक्षा में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो है वो दूसरा हो जाएगा आपका, कि बच्चों के बोध के स्तर पर उन्हें एक सरल मौखिक जो है, उन्हें आपको सरल मौखिक शब्द पढ़ाने हैं, और फिर क्या है उनको लिखित ड्रिल कराना। यहाँ पे ड्रिल आपका जो यहाँ पे ड्रिल लिखा है ना, ये आपका जो है ये आपका नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चा भी बुनियादी स्तर पर है, तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखने का प्रयास करेंगे, मौखिक भी और लिखित ड्रिल भी कराएंगे। तो यानी ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड, और आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।